हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में एसिड और बेसिस हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? सॉल्ट। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉल्ट। चलो बात करते हैं कि भैया सॉल्ट्स क्या होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एसिड और बेसिस, ठीक है। हमने बताया था वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सॉर होता है वो कहलाते हैं एसिड, और ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर टेस्ट के होते हैं वो बेसिस होते हैं। जो एसिड्स होती हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बेसिस होते हैं वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। इसके अलावा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जबकि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये तो आप एसिड और बेस में बता सकते हो। किसे बता सकते हो? एसिड और बेस में। लेकिन अगर सॉल्ट डिफाइन करना हो तो सॉल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? भैया सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे सबसे बेसिक बोला जाए तो सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटल और एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। जब हम एसिड और बेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पढ़े थे कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से हो गई तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। वही यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, किसको? सॉल्ट को। ठीक है, चल जैसे देखा जाए डिफाइन करें अगर हम सबसे बेसिक सॉल्ट्स को, तो क्या बोलेंगे? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द reaction of an acid with base is known as salt। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है। ठीक, चलो इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? द कंपाउंड formed by the reaction of an metal with acid is called salt। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो मेटल और एसिड के रिएक्शन से बनते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं? हम सॉल्ट बोलते हैं। या ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। जैसे रिएक्शन देखो यार, हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, एसिड और बेस जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं भैया? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और क्या फॉर्म होता है? वाटर। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां की रिएक्शन लिखें तो मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट क्या भैया? बोलो जरा। सॉल्ट और हाइड्रोजन। याद है ना? चलो इसकी हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसके साथ ले लिए हम एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड ले लिए? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई, यहां पे सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, और बाहर क्या जाएगा? वाटर चला गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका एग्जांपल दें तो जैसे मेटल ले लिए हम, मान लो मैग्नीशियम ले लिए, इसकी रिएक्शन करवा दिए हम HCl के साथ, तो मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, बाहर क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन।
तो यहां पर मेटल मैग्नीशियम है, एसिड कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी रिएक्शन हुई तो क्या बना यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, एक सॉल्ट है। और यहां पर सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है। इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलो अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये इनके पीएच के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए। तो नेक्स्ट देखना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट या टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब किसके बेसिस पे टाइप हम देखेंगे सॉल्ट के, तो हमारे सिलेबस पे जो अभी है वो उनके पीएच के बेसिस पे है कि सॉल्ट का पीएच कितना है, 7 है या 7 से कम है या 7 से ज्यादा, ठीक है। चलो टाइप types of salts on the basis of pH, ठीक है। तो सॉल्ट्स के पीएच के बेसिस पे अब हमें क्या देखना है, उनके टाइप्स देखना है, ठीक है। तो सॉल्ट के पीएच के बेसिस पे जो सॉल्ट्स होते हैं ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला वो जिनका पीएच 7 से कम, ठीक है, और जिनका पीएच 7 से कम वो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। दूसरा बेसिक सॉल्ट, तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। जो एसिडिक सॉल्ट होंगे इनका पीएच बताओ भैया, इनका पीएच लेस देन 7, पीएच इनका क्या होगा, लेस देन 7 होगा, इनका मोर देन 7, इनका इक्वल टू, ठीक है। तो जो पीएच होगा एसिडिक सॉल्ट का वो 7 से कम, बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे इनका पीएच कितना होगा, 7 होगा। अब एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब वीक बेस से होती है तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक, ठीक है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और बेस भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहां पर एसिड भी स्ट्रांग होगी, बेस भी स्ट्रांग होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहां पर बेस स्ट्रांग है लेकिन एसिड कैसी है, वीक, तो यार इसकी स्ट्रेंथ आएगी ना, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर कैसा कैरेक्टर मेनली होगा, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा जो एसिडिक सॉल्ट है वहां पर एसिड कैसे लिया गया, स्ट्रांग लिया गया, जबकि बेस कैसा लिया गया, वहां पे वीक लिया गया। तो क्या जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से खत्म कर देगा क्या, पूरे तरीके से वहां पर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको याद है एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज। तो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। बात समझ में आई। लेकिन अगर एसिड कैसा हुआ, स्ट्रांग हुआ, बेस कैसा हुआ, वीक हुआ, तो क्या वीक बेस स्ट्रांग एसिड के पूरे स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो वहां पर जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर हम लेने जो एसिड लिया अगर वो वीक ले लिया और जो बेस है ये स्ट्रांग ले लिया तो फाइनली जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा, उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा।
और अगर हमने जो एसिड लिया और बेस लिया, दोनों स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग, बेस भी स्ट्रांग, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बात समझ में आई कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जिनका पीएच 7 से कम, ऐसे सॉल्ट जिनका पीएच 7 से कम एसिडिक सॉल्ट, जिनका पीएच 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्ट, जिनका पीएच 7 न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे कौन बनेंगे ये भी हमने देख लिया, बात समझ में आई। चलो अब यहां पर हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट। किसके बारे में बात करेंगे भैया, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो कॉमन सॉल्ट तो जानते ही होगे यार, जो घरों में यूज होता है NaCl। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है भैया, NaCl, ठीक है। तो सबसे पहले हम NaCl का फॉर्मेशन देखते हैं कि NaCl को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखो भैया, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक बेस है। वीक बेस है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है भैया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और क्या ले लिया हमने, एसिड ले लिया HCl। और HCl क्या होती है, स्ट्रांग एसिड होती है। ये स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस, और ये स्ट्रांग एसिड। तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस की जो रिएक्शन होती है तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल। इसका कहने का मतलब जो NaCl है कैसा सॉल्ट है भैया, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो NaCl बनेगा, वाटर यहाँ पे बाहर चला जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल, ठीक है। इसके अलावा जो NaCl है इसको हम ओशियन से भी निकालते हैं, सी वाटर से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से या इवेपोरेशन प्रोसेस से भी हम सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से, ओशियन से या सी वाटर से। बात समझ में आई। लेकिन वो यार हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां से जो हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें इंप्योरिटीज भी रहती हैं। क्या रहती हैं, इंप्योरिटीज। हमें उस सॉल्ट को क्या करना होता है, उन इंप्योरिटीज से सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो NaCl का फॉर्मेशन हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इवेपोरेशन करके जो ओशियन के वाटर है, जो सीज के वाटर हैं, उनसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इनके साथ क्या होंगी, इंप्योरिटीज भी होंगी। इसके अलावा जो NaCl है, जो कॉमन सॉल्ट है, ये कुछ जगहों पर सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जाता है। ओशियन के वाटर में, सी वाटर में तो डिजोल्व फॉर्म में होगा ये, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर, ठीक है, कुछ एरियाज में जो ये कॉमन सॉल्ट होता है, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन वहां पे उनके साथ क्या रहती है, इंप्योरिटीज भी रहती हैं, ठीक। चलो अब हमें देखना है क्या कि जो कॉमन सॉल्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है कई सारे केमिकल के फॉर्मेशन में। कई सारे केमिकल्स हैं जहां पर उनके फॉर्मेशन के लिए एज अ रॉ मटेरियल कौन यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलो देखो, NaCl is used as a raw material for preparation of many salts like caustic soda, ठीक है। जैसे कॉस्टिक सोडा के फॉर्मेशन में कौन यूज होता है भैया, NaCl यूज होता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पर सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है इनके फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, कॉस्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है या जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट,
बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। वैसे तो हाइपोक्लोराइड होता है लेकिन यहाँ पे सिंपल है CaOCl2, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे केवल CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतनी बात समझ में आई। तो यार ये कुछ कॉमन क्या बोलते हैं, कुछ कॉमन ये क्या है, बोल सकते हो कि सॉल्ट्स हैं जिनके फॉर्मेशन में किसका यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का यूज होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे सॉल्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस पे कुछ सॉल्ट्स हैं, हमें उनका प्रिपरेशन देखना है, ठीक है, और उनका यूज देखना है कि उनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन हमारे यहाँ है, उनका यूज हमें पढ़ना है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस और फॉर्मेशन, इसके अलावा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इनका फॉर्मेशन और इनका यूज, ठीक है, हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जितने भी सॉल्ट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं आओ देख लेते हैं, ठीक है। पहला है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, ये कॉमन नेम होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम, फिर केमिकल नेम, देन फॉर्मूला, ठीक है। आ जाओ भैया। तो कॉमन नेम सबसे पहला सॉल्ट कॉस्टिक सोडा, ठीक है। केमिकल नेम इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो पहला सॉल्ट तो कॉस्टिक सोडा पढ़ना है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaO, ठीक। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक। फॉर्मूला Na2CO3.10H2, ठीक है। और लास्ट सॉल्ट पढ़ना है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी बोल देते हैं सॉल्ट में, ठीक है। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.12H2। तो यार ये 5 सॉल्ट्स हमें पढ़ने हैं, हमें सबका कॉमन नेम पता होना चाहिए, उनका केमिकल नेम पता होना चाहिए और उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज तो हमें यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी आप क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको एक जगह ये मिल जाएगा, या इसके अलावा आप कॉपी ले लेना, कॉपी में इनको एक जगह ऐसे ही उतार लेना, कॉमन नेम देन केमिकल नेम देन फॉर्मूला,
ठीक है, अब इसके अलावा और हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और इनका यूजेस। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल हम 2 सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, पहला कॉस्टिक सोडा, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बाकी बचा हुआ 3 सॉल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे ताकि लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का ही कॉमन नेम क्या होता है भैया, कॉमन नेम बताओ इसका, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका प्रिपरेशन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, तो इनका प्रिपरेशन होता कैसे है, तो कॉस्टिक सोडा is formed by the electrolysis of brine solution। तो जो कॉस्टिक सोडा होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से फॉर्म होता है। अब भैया ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है भैया, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेटेड aqueous solution of NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वही क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहलाता है भैया, ब्राइन सॉल्यूशन। और जब ब्राइन सॉल्यूशन की हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करते हैं इनकी हम, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसी से क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा 2 सब्सटेंस और बनता है, जब ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा मेन सब्सटेंस या मेन कंपाउंड तो होता है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी यहां पर क्या होती है, रिलीज होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो रिएक्शन देखते हैं, जैसे इसमें रिएक्शन क्या होगी, हमने लिया क्या, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, वो भी कंसंट्रेटेड, कैसा लिया भैया, कंसंट्रेटेड। ठीक है, और इसकी क्या करवा दिया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवा दिया भैया, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो यहां पे फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, इसके अलावा क्लोरीन गैस रिलीज होगी, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। यहां पर इन दोनों गैसेस फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसी को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन फॉर्मेशन के कारण ही इस प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक एल्कली फॉर्म करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एल्कली, और यहाँ पर क्लोर फॉर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस और किस नाम से जानी जाती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो पूछ लिया गया कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाई? तो क्या लिखोगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली एंड क्लोरीन। आई बात समझ में? ठीक, चल अब देखते हैं यार यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है हमें यार रटना नहीं है, हम पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ाए थे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आती है तो आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। यहां पर एक चीज में दिक्कत होती है, उतना तो हमें आ गया, कोई दिक्कत वहां तक नहीं है। अब यहां पर यह पूछा जाता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन रिलीज होती है और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो किस इलेक्ट्रोड से बाहर जाती है। इलेक्ट्रोड मतलब किस कैथोड, मतलब किस कौन सी गैस है जो कैथोड से जाती है, कौन सी गैस है जो एनोड से जाती है। तो देख लो यार, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कैथोड होगा और एक क्या होगा, एनोड होगा। चलो भैया कितने इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, यूज हो गए। ठीक है, अब यहां पर एक कैथोड और एक एनोड, इसको हम एनोड ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड माइनस चार्ज और एनोड प्लस चार्ज, और इससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर हमने क्या डाल दिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या डाल दिया, ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया। अब यहां पर होगा क्या, जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन यहां पे डाला तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा वो देखना जरा। यहां पे Na प्लस OH माइनस होगा, सॉरी Na प्लस Cl माइनस, सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा ना, अपोजिट आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो Na प्लस और Cl माइनस, और वाटर को भी हमें ब्रेक कर लेना है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, इसके अलावा H प्लस और OH माइनस, ये आयंस यहां पर प्रेजेंट होंगे, ऐसे मान के चलना है। वाटर को भी हमें ब्रेक कर लेना है। जब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी बताया था उस समय हमने बताया था ये हमसे ये नहीं पूछेंगे रिएक्शन, लेकिन कौन सी गैस कहां से रिलीज होती है अगर हम भूल गए, कितनी चीजें रटेंगे यार, SST भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कितना रटोगे यार, भूल जाओगे कि हाइड्रोजन कहां से रिलीज होती है, क्लोरीन कहां से रिलीज होती है। तो उसके लिए आप बेटर है इलेक्ट्रोलिसिस सीख लो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस अपने सिलेबस में 3 से 4 जगह आती है। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आती रहेगी तो 3 से 4 टॉपिक आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आया तुरंत एग्जाम में, तुरंत बना लो, वहां पे फट से ऐसे बना लो एक छोटा सा कि यहाँ पे एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। ठीक है, कैथोड और एनोड हो गया, एनोड पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, यहाँ पे Na प्लस ले लिया, Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन जब यहाँ पे डाला। तो अब इन्हीं पे देख लो कि कैथोड पे किसका रिडक्शन, मतलब कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये देख लेना है, बस हो गया आपका। तो यहां पर होगा क्या, जो प्लस चार्ज है वो माइनस को, मतलब जो प्लस चार्ज है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो माइनस चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस जाती है और एक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस जाएगी, तो पूरी रिएक्शन की हमें जरूरत भी नहीं है कि कैसे रिएक्शन होती है। अब देख लो माइनस वाला जो है वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस में कौन सा जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन जाएगा। कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, कैथोड पर, और यहां पर जो क्लोरीन है ये कहां पर जाएगा, एनोड पर।
तो कैथोड पर कैसे प्रोसेस हो रही होगी? कैथोड पे कौन आया? इस पे माइनस चार्ज है, इस पे कौन आएगा? प्लस वाला आएगा। एनोड पे प्लस चार्ज है, इस पे कौन सा आएगा? माइनस वाला आएगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन यहां पे ले लेंगे, ये Cl2 की फॉर्म में बाहर जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन ले लिए H2 की फॉर्म में। भैया ये रिएक्शन हमें याद करना है क्या? रिएक्शन नहीं याद करना, बस यहां से याद रखना है कि कैथोड से हाइड्रोजन और एनोड से क्लोरीन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। और जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं ना, तब में भी कैथोड से कौन सी गैस जाती है? हाइड्रोजन। वहां पे एनोड से ऑक्सीजन जाती है, और यहां पर एनोड से कौन सी जा रही है? क्लोरीन जा रही है। इतनी बात समझ में आई? इसके अलावा यहाँ पे बचा कौन? ये तो क्या हो गया? क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब सॉल्यूशन में बचेगा कौन? Na प्लस OH माइनस। तो Na प्लस और OH माइनस बचेगा, तो Na प्लस और OH माइनस कैटायन और अनायन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कैटायन और अनायन आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है? तो इनके बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसके कारण ये दोनों कंबाइन होकर के फॉर्म क्या कर लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई? ठीक। तो यहां पर कैथोड से कौन सी गैस बाहर जाने वाली है? हाइड्रोजन। और एनोड से कौन सी बाहर जाने वाली है? क्लोरीन। रिएक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन अपने सिलेबस में जो है वो कहां से रिलीज होने वाली है? कैथोड से। वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तब में भी हाइड्रोजन कैथोड से जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तब में भी हाइड्रोजन कहां से जाएगा? कैथोड से। और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहां पर? एनोड पर। और यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है एनोड पर? क्लोरीन। कितना याद रखोगे? चलो, ये चीज याद रखना, पूछा जा सकता है कि जब यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होती है और एनोड से कौन सी रिलीज होती है? तो ब्राइन सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड से रिलीज होती है हाइड्रोजन और एनोड से रिलीज होती है क्लोरीन, ठीक है? और NaOH कहां पर रहता है? सॉल्यूशन में। इतनी बात समझ में आई? चल नेक्स्ट क्या देखना है हमें? यूजेस देखना है। क्या देखना है? यूजेस। ठीक है, सबसे पहले हम यूज देखते हैं क्लोरीन का, फिर इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन का, फिर इसके बाद देखेंगे किसका? NaOH का। यूजेस ऑफ, ठीक। चलो, तो जो क्लोरीन है ये कहां कहां पर यूज होता है? ये CFC में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, PVC में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फ्लोरोकार्बन में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, ठीक है? वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में यूज होता है, ठीक है? इसके अलावा पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक। इसके अलावा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में भी यूज होता है, ठीक है? तो क्लोरीन का यूज कहां पर? CFC में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, पेस्टिसाइड में, ब्लीचिंग पाउडर में। कितनी जगह कौन यूज होता है? क्लोरीन। ये याद रखना है, ये सारे NCERT के पॉइंट्स हैं, ठीक। चल नेक्स्ट है हाइड्रोजन का यूज। जो हाइड्रोजन है इसका यूज होता है फ्यूल की तरह, कहां पर? रॉकेट्स में, ठीक है? जो हाइड्रोजन है एज अ फ्यूल रॉकेट में यूज होता है, बैटरीज वगैरह में भी ये यूज होता है, कुछ हाइड्रोजन की बैटरीज आती है, ठीक है? लेकिन वो नॉर्मल हमारे डोमेस्टिक पर्पजेस में यूज नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा
अमोनिया बनाने में, क्या बनाने में, अमोनिया, जो फर्दर यूज हो जाती है फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इससे हमने क्या बना लिया, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब आगे जो अमोनिया है ये अमोनियम वाले क्या बना लेता है, फर्टिलाइजर्स। कुछ अमोनियम वाले फर्टिलाइजर्स आते हैं जो कहां पर यूज होते हैं, हमारे खेतों में यूज होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का यूज अमोनिया बनाने में यूज होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करा के अमोनिया बनाया जाता है, और जो अमोनिया है फर्दर यूज हो जाता है किसमें, फर्टिलाइजर्स में। तो हाइड्रोजन का पहला यूज हो गया फ्यूल की तरह रॉकेट्स वगैरह में, इसके अलावा अमोनिया बनाने में यूज होता है जो कि फर्दर यूज होता है किसमें, फर्टिलाइजर्स में, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इसके अलावा मार्गराइन बनाने में यूज होता है। ठीक है, मार्गराइन को आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल बटर होता है ये। क्या बोल सकते हो, आर्टिफिशियल बटर बोल सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 यूज एनसीईआरटी में दिए गए, पहला एज अ फ्यूल रॉकेट्स में, अमोनिया बनाने में जो फर्दर यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, इसके अलावा मार्गराइन बनाने में यूज होता है, और ये मार्गराइन क्या होता है, आर्टिफिशियल बटर होता है। तो ये हाइड्रोजन का यूज हो गया। नेक्स्ट किसका यूज है, कॉस्टिक सोडा का। ठीक है, तो जो कॉस्टिक सोडा है ये मेटल के डीग्रीसिंग में यूज होता है, मेटल डी ग्रीसिंग। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। जैसे कोई मेटल वगैरह है, मान लो एक मेटल है, इस पे ग्रीस लग गई है, क्या लग गई है, ग्रीस वगैरह लग गई है। ठीक है, अब ये जो ग्रीस है क्या इसको धुलने से साफ हो जाएगी, क्या धुलने से साफ नहीं होगी, क्योंकि ग्रीस जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट होता है, जैसे ऑयल नहीं होता है। ठीक है, उसी की कैटेगरी में ये भी आता है। तो ग्रीस इस पे लग गई है, तो अगर इसको वाटर से हम क्या करेंगे, रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव नहीं होगा, कपड़े से साफ करेंगे तब में भी रिमूव नहीं होगा। तो कैसे रिमूव होगा, तो वहां पर कॉस्टिक सोडा का हम सॉल्यूशन लेंगे, या बोलो कॉस्टिक सोडा लेंगे, उससे हम क्या कर देंगे, उसको उसमें डाल देंगे उस सॉल्यूशन में, जो ग्रीस होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो मेटल के डी ग्रीसिंग, डी मतलब रिमूवल, ग्रीसिंग मतलब ग्रीस को। तो ग्रीस वगैरह अगर कहीं पे लग गया है उसको रिमूव करने के लिए मेटल्स वगैरह में हम किसका यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। तो पहला यूज होगा कहां पर, मेटल के डिग्रीसिंग में। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, कहां पर, सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है, बटर नहीं, आर्टिफिशियल फाइबर में भी यूज कौन होता है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का यूज क्या हो गया, मेटल के डिग्रीसिंग में होता है। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, या सोप और डिटर्जेंट फॉर्मेशन में होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में होता है, और कहां पर बोल सकते हो, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी किसका यूज होता है, कॉस्टिक सोडा का। तो ये यूज हो गया किसका, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का और कॉस्टिक सोडा का। इतनी बात समझ में आई। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ते हैं भैया, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaO। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है भैया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय पासिंग क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइम पे क्लोरीन पास करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। देखो रिएक्शन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इस पे हमने क्या पास कर दिया, क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ड्राई स्लेक्ट लाइम है ये, ड्राई
स्लेक्ट लाइम। ठीक है, इस पे हमने क्या पास किया, क्लोरीन पास किया। किसका फॉर्मेशन होगा, ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, वाटर बाहर होगा। वैसे तो इसका कुछ फॉर्मूला और होता है, वो हमें देखना नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि वो चीज हमारे काम की नहीं है जो हमारे एग्जाम में ना आए। तो क्या यहाँ पे रियलिटी जानना है क्या कि कौन सा फॉर्मूला होगा, नहीं, आपको अभी यही याद रखना है कि ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलो, तो यहां पर ड्राई स्लेग लाइन पे जब क्लोरीन पास करते हैं तभी किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपको याद हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद हो गया, इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन तो सिंपल है, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेग्ड लाइन। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन भी पूछा जा सकता है, रिएक्शन जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्या देखना है, यूजेस देखना है। ठीक है, यूजेस यूजेस यूजेस। ठीक है, आ जाओ भैया, पेज नहीं है तो एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या था, CaO। ठीक है, तो यार नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग में होता है, ये यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो पहला यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला तो यूज क्या क्या हो गया, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, किसको ब्लीच करने के लिए, कॉटन और लाइनेन को ब्लीच करने के लिए, कहां पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इसके अलावा फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प। ठीक है, इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है उसका कलर रिमूव करने के लिए, उसका कलर रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो कलर रिमूव करने के लिए वुड पल्प का पेपर इंडस्ट्री में कौन यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा लॉन्ड्रीज में यूज होता है, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग दी washed clothes in laundry। ठीक है, तो लॉन्ड्री वगैरह में जो वॉश क्लॉथ होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, एक यूज ये दे सकते हैं, एनसीईआरटी में पूरा इतना लिखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा इतना लिखा गया है कि कॉटन को और लाइनेन को ब्लीच करने के लिए कहां पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके अलावा वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में। इसके अलावा वॉश्ड क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री में किसका यूज करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, पहला यूज जो कि एनसीईआरटी में एस दिया गया है। दूसरा यूज, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। तो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसके अलावा एक यूज यहां पे और दिया गया है, यूज्ड टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है,
जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उनको जम्स से फ्री करने के लिए, ठीक है, किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जम्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये 3 यूज हमें देखना है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। पहला यूज हो गया ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है कॉटन और लाइनन के लिए। इसके अलावा दूसरा यूज होता है वुड पल्प में ब्लीच करने के लिए। इसके अलावा तीसरा जो वॉश्ड क्लॉथ होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा वाटर को जम से फ्री करने के लिए यूज किसका किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये यूजेस हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा 3 सॉल्ट बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, अदरवाइज जो लेक्चर है वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।